हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब कोई झूठ बोलकर लेजेंड को बाहर बुलवा लेता है महल से, और ये बात वीन को पता चल जाती है, जिससे वीन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और तुरंत सेना तैयार करने को कहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और आज महल के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ वीन ने पूरी सेना को तैयार करवा लिया होता है और वो आदेश देता हुआ कहता है, जंगल, घर, सब जगह तलाश करो, जिस पे संदेह हो उसे पकड़ लो, पर याद रहे लैंसडैन को कुछ नहीं होना चाहिए। हर कीमत पे मुझे वो सही सलामत चाहिए। ये आदेश देके वह अपनी सेना को अलग अलग दिशा में भेज देता है और खुद भी चला जाता है और लैंसडैन को ढूंढने लगता है और मन में कहता है, चिंता मत करना लैंसडैन, मैं बस आ रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे रहते कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ लैंसडैन की सवारी जा रही होती है और अचानक से लैंसडैन की सवारी पे हमला हो जाता है, जिसे देखकर लैंसडैन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब हो जाएगा और उसे कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला। अचानक से हमला होने पर वहाँ के दास दासी भी डर गए और भागने लगे। दो तीन ही सैनिक थे जो लैंसडैन के साथ आए थे, जो कि रक्षा करने के लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए लैंसडैन को भी भागना पड़ा। रास्ते में लैंसडैन ने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई की और फाइट बैक किया, पर वो ज़्यादा जने थे और लैंसडैन सिर्फ एकलौता कब तक लड़ सकता था। फिर भी वह अपनी हिम्मत नहीं हार रहा था और लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान उसे काफ़ी जगह चोटें भी लग गई थी, वह काफ़ी घायल हो गया था, काफ़ी तीर, काफ़ी तलवार के घाव, फिर भी वह लड़ रहा था क्योंकि वो जीना चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था। वो मन में सोच रहा था, मैं अभी नहीं मर सकता, बिल्कुल नहीं। जो परिवार का ख्वाब मैंने बचपन देखा था वो अब जाके सच हुआ है। मैं अब मर नहीं सकता, मुझे मेरे बच्चों को बड़ा होते देखना है, मेरे को राजकुमार के साथ बुढ़ा होना है, उनके साथ बातें करनी है, उनके साथ अभी पूरी ज़िंदगी बितानी है। मैं अभी नहीं मर सकता, बिल्कुल नहीं, मुझे लड़ना होगा। और ये कहता हुआ वह आगे बढ़ रहा था और अच्छे से फाइट बैक कर रहा था। आखिर में वह फाइट बैक करते करते काफ़ी दूर तक आ जाता है और उसे जंगल ख़त्म होता नज़र आता है, जिसे देखकर उसे थोड़ी राहत आती है और वह सोचता है, कुछ देर और उस जंगल से बाहर निकलना है बस। ये कह के वह आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे 5-6 लोग घेर लेते हैं, जिन्होंने अपने आप को काले कपड़ों से ढक रखा होता है और उनके हाथ में तलवारें होती हैं, और वह कहते हैं, कब तक भागोगे तुम? हाँ, तुम एक हो और हम इतने सारे, तुम बच नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने तुम्हें छोड़ा तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, तुम्हें मरना होगा, हर कीमत पे तुम्हें मरना होगा। ये कह के वे उससे लड़ने लगते हैं और लैंसडैन भी फाइट बैक करने लगता है, पर आखिर में लड़ते लड़ते लैंसडैन के हाथ से तलवार छूट जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वह अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और खून रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी एक आदमी कहता है, हमारी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, जाओ और ऊपर वाले से मिलो। ये कह के जैसे वह वार करने वाला होता है, अचानक से तीर चलते हैं और वे सब हैरान हो जाते हैं। लैंसडैन भी उस दिशा में देखने लगता है। तभी वह देखता है कि काफ़ी सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, जिसे देखकर वह लोग भी हैरान हो जाते हैं और लैंसडैन गौर से उस दिशा की तरफ देखने लगता है। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि उस घोड़े पे और कोई नहीं, वींग है, जिसे देखकर उसके चेहरे पे एक 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 ऐसे भाव आ जाते हैं जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बस उसी दिशा की तरफ देखे जा रहा था। वींग आदेश देता हुआ कहता है, किसी को जिंदा मत छोड़ना, मार डालो सबको, किसी को जीने का हक नहीं। याद रहे, कोई जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए और लैंसडैन की रक्षा करो, उसे खरोच नहीं आनी चाहिए। और सब उसके आदेश का पालन करने लगते हैं। विंग भी काफ़ी तेजी से लैंसडैन की तरफ आ रहा था। वह तेजी से घोड़े से उतरता है और भागकर लैंसडैन की तरफ जाने लगता है। वह भागकर जाता है और लैंसडैन को गले लगा लेता है। लैंसडैन भी विंग को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू, अरे के लिए मैं डर गया था, मुझे लगा मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, मुझे लगा कि मैं अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगा। तब विंग कहता है, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। विंग अपनी बात को कह ही रहा होता है, तभी लैंसडैन विंग की बाहों में ही बेहोश होकर गिर जाता है। विंग उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और तुरंत महल की तरफ ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, महल का दिखाया जाता है, जहाँ विंग के कहे अनुसार एक आलीशान कमरे को अच्छे से तैयार कर दिया गया होता है और शाही वैद्यों को बुला लिया गया होता है और उस कमरे में हर तरह की जड़ी बूटियां रख दी गई होती है, ताकि लैंसडैन के इलाज में एक भी चीज़ की कमी ना आए। सारे दास दासी लाइन में खड़े थे, हर तरह के औषधियों का ज्ञान रखने वाले वहाँ थे, वैद्य थे, ऐसा कुछ नहीं था जो वहाँ ना हो इलाज के लिए। विंग जैसे ही लैंसडैन को लेकर आता है, वैसे तुरंत सॉफ्टली बेड पे लिटा देता है और वैद्य से कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ, इसे
कुछ मत होने दीजिएगा। आपको बदले में जो चाहिए मैं दूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं दूंगा इसे, कुछ मत होने दीजिएगा। तब शाही वैद कहते हैं महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तब विंग कहता है मुझे विश्वास है कि आप इसे सुरक्षित रखेंगे, और मैं महाराज विंग यह आदेश देता हूँ कि इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, कोई यानी कोई नहीं, एक परिंदा भी नहीं। अगर इस कमरे में एक सुई भी आएगी तो उसकी जांच होगी बारीकी से। इस कमरे में खड़े हुए हर एक दास दासी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं। यहाँ खड़े सैनिक मेरे आदेश का पालन करेंगे, और याद रहे तुम लोगों की पलके भी ना झपके, किसी को भी इस कमरे से जाने की इजाज़त नहीं। और इस महल में, इस कमरे में जो भी चीज़ आएगी उसका जांच अच्छे से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तब सब एक साथ कहते हैं जैसे महाराज की इच्छा। विंग अपनी बात खत्म करके खड़ा ही होता है कि तभी विंग का सेनापति वहाँ आता है और उसके कान में कहता है महाराज आपसे वो मिलना चाहता है, एक बार मिल लीजिए। तब विंग कहता है तुम जाओ और वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। विंग धीरे धीरे लैंजन की तरफ जाता है, उसका हाथ होल्ड कर लेता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, जानता हूँ तुम सबके निशाने पे हो क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है, कि तुमने मुझसे प्यार, इसलिए सब तुम्हें नापसंद कर रहे हैं, तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहे हैं कि तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि हर बार तुम्हें बचाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा, तुमसे पूरी जिंदगी प्यार करूंगा, तुम्हारी तरफ वफादार रहूंगा। तुम्हारे से बेवफाई करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और ना ही मैं कभी ये करूँगा। विंग सिर्फ लैंजन का है और पूरी जिंदगी लैंजन का रहेगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा हो, सबसे ज़्यादा। ये कह के विंग लैंजन का हाथ सॉफ्टली छोड़ता है और उठ के वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में बढ़ रहा होता है और कहता है तुम्हारी हर गलती को माफ़ किया मैंने, हर गलती को, पर इस बार जो तुमने किया है वो गुनाह है और गुनाह की माफ़ी नहीं होती। और तुम जैसे इंसान के लिए जिसको इस बात का पछतावा तक ना हो उसके लिए तो बिल्कुल नहीं होती, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये कह के विंग काफ़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। अचानक से एक बड़े से कमरे का गेट खुलता है और विंग गुस्से में वहाँ बढ़ता है और कहता है पकड़ लो इसे। तब राजकुमारी कहती है हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप महाराज, मैं आपकी बीवी हूँ, ये क्या तरीका है। तब विंग कहता है तरीका, बीवी, तुम जैसे तरीके अगर मैं अपनाने लग गया ना तो मुझसे बदतर इंसान कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें तो मिलकर रहेगी, हर कीमत मिलेगी। तुम्हारी वजह से वो तकलीफ में है और तुम अब तकलीफ भुगतोगी। तब राजकुमारी कहती है क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप। तब विंग कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लैंजन को मरवाने के लिए और कितने लोग भिजवाए थे। तब राजकुमारी कहती है क्या कह रहे हैं आप, क्या बकवास है ये, मैं उसे मरवाने के लिए क्यों किसी को भेजूंगी, मैंने कुछ नहीं किया। तब विंग कहता है पता था, बात से तो मुकर ही जाओगी और झूठ तो इतना बोलती हो कि झूठ को शर्म आ जाए। जितनी जल्दी तुम रंग बदलती हो ना गिरगिट भी रंग नहीं बदल सकेगा, गिरगिट शर्म आ जाए तो तुम्हारा रंग बदलता देख। पता था यही करोगी, मुकर जाओगी और झूठ बोल दोगी, वो भी साफ मुंह पे, इसलिए सबूत लाया हूँ, अंदर लाओ उसे। जैसे विंग के कहे अनुसार अंदर लाया जाता है तो राजकुमारी शॉक्ड होते हुए कहती है गद्दार कहीं की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब विंग कहता है बस कर दो, बस कर दो, शर्म नहीं है या तुम्हें किसी का कभी कुछ पछतावा ही नहीं होता। किस तरह की इंसान हो तुम, कोई भावना है या तुम्हें किसी के भी जीने मरने से फर्क ही नहीं पड़ता। और कितना बुरा करोगी, कितना बुरा कर सकती हो, इतनी गिरी हुई है, इतनी ज्यादा, इतने अच्छे कुल में पैदा होने के बाद, इतना अच्छा परिवार मिलने के बाद, इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारी सोच नहीं बदली। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जितनी बार माफ किया जाएगा तुम वो ही करोगी कि तुम्हारे स्वभाव में वही है, इसलिए बार तुम्हारी माफी नहीं होगी। तुमने मेरे लैंजन को मरवाने की कोशिश की, मेरे प्यार को खत्म करने की कोशिश की, उसे तकलीफ दी, दर्द दिया, इसलिए अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं महाराज विंग आदेश देता हूँ कि अगली सुबह से पहले तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाए, वो भी मेरी आंखों के सामने। ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। राजकुमारी कहती है छोड़े मुझे, आप ऐसा नहीं कर सकते, सुनाई दे गया, छोड़े, छोड़ दे मुझे। पर विंग कुछ नहीं सुनता और सैनिक उसे पकड़ के कैद खाने में ले जाते हैं। राजकुमारी के जाने के बाद विंग पलटता है और कहता है मैं नहीं जानता तुमने ये सब मुझे ही क्यों बताया, तुम उसकी इतनी वफादार थी, मुझे ये सब क्यों बताया। तब वह दासी कहती है महाराज राजकुमारी की वफादार थी क्योंकि राजकुमारी ने इस दौरान किसी को मरवाने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने जो किया
वो अपने पद को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए किया। वो चाहती थी कि उनका अधिकार और उनका पद किसी से छिन ना जाए, इसलिए उन्होंने ये सब किया, जो कि हर कोई मनुष्य अपने लिए करता ही है। पर ये सब जो वो कर जा रही थी वो हर कोई नहीं करता। और वैसे भी राजकुमार लैन ने मेरी काफ़ी मदद की और इसका एहसान मुझे चुकाना था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और उस दौरान मैंने जब राजकुमारी से अपनी तनख्वाह मांगी तब उन्होंने कहा कि वह अभी मुझे नहीं दे सकती, जब समय आएगा तारीख पे मिल जाएगी। तब मैंने राजकुमारी से विनती की, उनके पैरों में गिर गई। मुझे सिर्फ थोड़े से ही पैसे चाहिए मेरी माँ के इलाज के लिए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्होंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, वो मुझे कोई पैसे नहीं देंगी और उन्होंने मुझे जानवर की तरफ धिक्कार दिया। पर ये बात जैसे ही राजकुमार लैन को पता चली, उन्होंने मुझे आकर पैसे दिए और कहा कि मैं अपनी माँ का इलाज कराऊं। यही नहीं, उन्होंने शाही वैद्य से भी विनती की वो एक बार मेरी माँ को जाके देखे। वो शाही वैद्य जो सिर्फ शाही परिवारों को देखते हैं, उन्होंने मेरी माँ को देखा, जिससे मेरी माँ जल्दी ही स्वस्थ हो गई। अगर वो समय पे उन्हें ना देखते और समय पे इलाज ना होता तो वो आज मेरे साथ ना होती। इसलिए ये करना ज़रूरी था महाराज। तब वीन कहता है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने सही समय पे मुझे सूचित किया और यह एहसान मैं भूलूंगा नहीं। पर सज़ा की पात्र तुम भी हो, इसलिए मैं अब तुम्हें इस महल में नहीं रख सकता। पर चिंता मत करो, तुम महल से दूर मैं तुम्हें कोई कार्य आराम से दिला दूंगा, जिससे तुम अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हो, जिससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छी तनख्वाह और अच्छी सुविधाओं के साथ तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगा। आशा है कि तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। तब वह सेविका हाँ कर देती है और बो करके वहाँ से चली जाती है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो। इतने सारे लोग देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे ये पढ़कर अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी स्टोरी लोगों को पसंद आ रही है, उन्हें सुनना अच्छा लग रहा है। तो जो कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू और ऐसे ही कमेंट करते रहा कीजिए।